नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता। आज हम सभी एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए और खास करके जो कुछ सवाल झारखंड राज्य में पंचायत सचिवों की नियुक्तियों के मामले में है, उस मामले में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। वास्तव में मैं अभी बेंगलोर में हूँ और पूरे लॉकडाउन पीरियड में मैं यहीं रह गया। इस बीच में अनेकों टेलीफोन्स और अनेकों फ़ोन आ रहे थे मुझे, और कुछ एक विषयों पे, जैसे जो नियुक्तियों से संबंधित विषय है झारखंड की, उस बारे में चर्चा हो रही थी। प्रतुल जी जो हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, वे भी लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर इन नियुक्तियों के विषय में आंध्र प्रदेश से जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया था उसमें क्या हुआ है, और झारखंड उच्च न्यायालय में भी जो मामला लंबित है उस विषय पे क्या हो रहा है। तो मैं संक्षेप में ये पूरा विषय बताना चाहता हूँ कि 2017-18 में तत्कालीन सरकार ने एक निर्णय लिया था कि झारखंड राज्य में जितनी भी नियुक्तियां होंगी वर्ग 3 और 4 की, वो आरक्षित रहेंगी झारखंड के निवासियों के लिए। एक नियोजन नीति लाई गई और उस नियोजन नीति के अनुसार और एक जो सरकार की नोटिफिकेशन हुई थी 100% रिजर्वेशन की, उस संबंध में अनेकों एडवर्टीजमेंट्स निकाले गए थे और विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होनी थी। कई एक पदों पर नियुक्तियां हुई भी, शिक्षकों की नियुक्तियां हुई एक बड़े पैमाने पर, परंतु पंचायत सचिवों की जो नियुक्तियां होनी थी वो नियुक्तियां हो नहीं पाई, और लगभग 3000 पद जिसके संबंध में पूरी प्रक्रिया कर ली गई थी, परंतु संयोगवश वो नियुक्ति नहीं हुई। इसका कारण ये रहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक दो मामले लाए गए जिसमें कि इन नियुक्तियों के बारे में सवाल उठाया गया था। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे भी चैलेंज था और गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पर स्थगन आदेश उच्च न्यायालय ने पारित किया था। इस परिस्थिति में होना क्या चाहिए था और अब क्या हो सकता है, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय भी आ चुका है, आंध्र प्रदेश से राइज हुआ था जो मामला 100% नियुक्तियों में आरक्षण का, तो अब क्या होना चाहिए, इस विषय पे ही हम लोग चर्चा करने के लिए आज है। वैसे मैं ये भी बता दूं कि जब मैं महाधिवक्ता के पद पर था और पूर्व सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ, चुनाव हुए थे, और चुनाव के बाद भी वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार के अंतर्गत भी लगभग 1.5 माह मैं महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत रहा। इस मध्य कुछ एक मंतव्य भी दिए गए थे मेरे द्वारा, और चूंकि मैंने मंतव्य पॉजिटिव दिया था, मैंने कहा था कि चूंकि राज्य सरकार के ऊपर में नोटिफिकेशन के अलावा और किसी विषय पे स्थगन आदेश नहीं है, ना ही एडवर्टीजमेंट्स पे कोई स्थगन आदेश है, ना ही नियुक्तियों के बारे में कोई रोक है, तो मेरा मंतव्य यही गया था कि नियुक्तियां दी जा सकती हैं, परंतु संयोगवश ये नहीं हो सका। और अब क्या करना चाहिए इस विषय पे हम सभी चर्चा के लिए बैठे हैं। तो मैं आप सबों को इनवाइट करता हूं और अभिनंदन करता हूं प्रतुल जी का, जिन्होंने बार बार आग्रह किया मुझे कि मैं आप लोगों के समक्ष लाइव आऊं और लाइव आकर के मैं आपकी समस्याओं के निदान के संबंध में आपको कोई सलाह अगर हो सके तो दे सकूं। तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारे साथी जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपना सवाल करें। जैसे कुछ एक प्रश्न जो मेरे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं,
तो रामानुज संतोष जी जो हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि हाईकोर्ट का डिसीजन कब तक आएगा सर, एनी आइडिया। मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि न्यायालय में जो माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित था, उसमें पूरी बहस हो गई थी और मैं एज एडवोकेट जनरल भी अपीयर होकर के और पक्ष मैंने रखा था राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के पक्ष में ही। और बाद में उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय इसलिए रोक लिया था क्योंकि एक मामला आंध्र प्रदेश वाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, जिसमें अब फैसला आ चुका है। तो ये कहना मेरे तरफ से जायज नहीं होगा कि कब ये डिसीजन आएगा, परंतु मैं आशा करता हूं कि अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय पे अपना फैसला दिया है, तो अब माननीय उच्च न्यायालय भी जल्दी ही इस मामले में फैसला देगी। दूसरा सवाल रामानुज संतोष जी ने फिर पूछा है, आंध्र प्रदेश का कोई ऐसा जजमेंट है, उसका क्या असर होगा। तो रामानुज जी और रामानुज जी के साथ जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट है कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो बाधित इस आदेश से नहीं होंगी। 5th शेड्यूल के प्रावधानों के अंतर्गत जिसमें ये नोटिफिकेशन सरकार ने लाई थी और 100% झारखंड के लोकल्स के लिए, झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए जो आरक्षण निर्धारित कर लिया गया था, वो नोटिफिकेशन यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे किया, स्थगन आदेश रहा उस पर, परंतु मेरा अपना मत यह है कि जो नियुक्तियां हो चुकी है, जैसे कि शिक्षकों की नियुक्तियां, अन्य पदों पर नियुक्तियां, तो उन नियुक्तियों पर कोई प्रभाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी नहीं पड़ेगा। और मेरा यह भी मत है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वर्तमान में जो नियुक्तियां बच गई हैं, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जैसे कि पंचायत सचिवों की नियुक्तियां, तो उन नियुक्तियों के संबंध में भी एक स्पष्ट निर्देश या क्लैरिफिकेशन मेरे समझ से राज्य सरकार अब ले सकती है। मैं महाधिवक्ता के पद पर अब तो नहीं हूं, तो मैं समझता हूं कि वर्तमान महाधिवक्ता या उनकी टीम राज्य सरकार के निर्देश पर ऐसा कर सकती है और वो लोग माननीय उच्च न्यायालय से इस बारे में आदेश प्राप्त कर सकते हैं यदि वो चाहे तो। जो नियुक्तियां हो चुकी है और जो नियुक्तियां जिन नियुक्तियों के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिए जा सके थे, इस संबंध में उचित क्लैरिफिकेशन राज्य सरकार अब ले सकती है, क्योंकि वर्तमान सरकार की भी मंशा यही है कि स्थानीयों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए जो है वो नियुक्तियां ज्यादा सुलभ होनी चाहिए अपने राज्य में। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार जो कि भी इस विषय पे कमिटेड होनी चाहिए और कमिटेड है जैसा कि मुझे लगता है, तो वो ऐसा निर्णय ले सकती है। शिवा रुद्रा जी ने एक सवाल किया है JSC की इन नियुक्तियों के संबंध में ही मैं समझता हूं कि मैंने इस विषय पे डिटेल चर्चा की है और मैंने आपको बताया है आप सबको कि JSC जो है इसने अनेकों अन्य नियुक्तियां भी की थी। उन नियुक्तियों पे कोई प्रभाव ऐसा न तो झारखंड उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का मेरी मत में पड़ना चाहिए, न ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसा कहा गया है कि कोई प्रभाव ऐसा पड़ेगा। तो जो नियुक्तियां हो चुकी है या जिन नियुक्तियों के कुछ पद नहीं भरे गए, उन नियुक्तियों पे मेरे मत में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और मैं समझता हूं कि ये संभव है। पुनः बी देव साहब का सवाल है कि जजमेंट कब आएगी, मैंने इसका जवाब दिया है। फिर विवेक दिव्याकृति ने कहा है कि सर फैसला नियोजन नीति पे क्या आएगी ऐसा, तो मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं
कि ये फैसला क्या आएगी, इसका खाका लगभग अब तो स्पष्ट है। ये कहना अनुचित होगा कि एक अलग सा निर्णय आएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जो मामला गया था वह भी शिक्षकों के मामले में शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट्स जो आंध्र प्रदेश के थे उनके लिए 100% पदों के आरक्षण का था। और इसी विषय पे जो है वो निर्णय आया है। इसकी क्लैरिफिकेशन यदि राज्य सरकार चाहे तो उच्च न्यायालय से भी लेगी, और यदि उच्च न्यायालय में इस तरह का आदेश होता है कि और कोई नियुक्ति ही नहीं करनी है तो उस मामले को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय भी जाया जा सकता है। सवाल सुदीप पांडे जी का है कि नियुक्तियां रद्द हो सकती हैं क्या। जो कोई नियुक्तियां हो चुकी हैं उसको रद्द करने का प्रश्न नहीं है। कोई भी जजमेंट जब होती है तो उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है, और स्पष्ट करना यह भी है कि उच्च न्यायालय ने सिर्फ मूल नोटिफिकेशन को स्टे किया था, एडवर्टीजमेंट या जो सिलेक्शन की प्रोसेस थी उसको स्टे नहीं किया गया था। इसलिए इस विषय पे भी मैं स्पष्ट हूँ, लगता है आपके समक्ष। और जो नियुक्तियां हो चुकी है या जिन नियुक्तियों के लिए कार्रवाई संपूर्ण हो चुकी थी, मैं समझता हूँ कि इस विषय में पॉजिटिव कुछ हो सकता है। एक सवाल किया गया है एक कैंडिडेट के द्वारा, अभी जस्ट वो रोल कर गया ऊपर में, कि हमारी क्या गलती है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने जो वादा किया था, मुझे लगता है कि राज्य में जितनी भी नियुक्तियां हैं वो स्थानीय कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहेंगी। उस वादे को पूर्व सरकार ने संपूर्ण राज्य में लागू भी किया था, और आप सबों को पता है कि 2018 से लेकर के जितनी भी नियुक्तियां हुई उसी नीति के आधार पर हुई। परंतु माननीय उच्च न्यायालय में कुछ एक मामले आए, उन मामलों में भी नियुक्तियों पे कोई स्थगन आदेश नहीं था, इसलिए नियुक्तियां हुई थी। उन नियुक्तियों पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। परंतु ये संयोग का विषय है कि चुनाव बीच में आ गए, और चुनाव के बाद विलंब हुआ संपूर्ण मामले में। जैसा कि मैंने बताया कि हमने भी अपना मंतव्य दिया था एज एडवोकेट जनरल, और मैंने कहा था कि नियुक्तियों पे कोई ऐसा चूंकि स्थगन आदेश नहीं है तो जरूर नियुक्तियां होनी चाहिए और नियुक्तियां दे दी जानी चाहिए। परंतु आधिकारिक स्तर पे डिसीजन लेने में कुछ विलंब हुआ जरूर, और जिस वजह से सब कुछ ऐसा है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार से भी ऐसी ही उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने भी कहा है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी है, आरक्षण देना है, और स्थानीय युवकों को आप लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। मैं एज ए गार्जियन भी कहना चाहता हूं कि सफलता के लिए अनवरत लगे रहने की आवश्यकता है। आप लोग लगे रहें, और अवश्य इस बारे में आप लोग सफल हो, यही मैं कामना करता हूं। हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है इस एग्ज़ाम के लिए। पंचायत सचिव पर क्या असर पड़ेगा, आप सब निवेदन है, आप लोग मिलकर हम लोगों का नियुक्ति करा दीजिए। ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, और हमारे छोटे भाई बहनें हैं आप लोग। मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ, और मुझे भी तकलीफ होती है कि जब अन्य लोगों की नियुक्तियां हो गई हैं और भारी संख्या में नियुक्तियां कर ली गई, तो कुछ एक हजार में कुछ एक पदों पे जो नियुक्तियां नहीं हो पाई। कुछ एक बच्चे अभी मुझसे पूछते हैं कि अगर शिक्षकों के मामले में भी जो नियुक्तियां हुई तो लगभग 90% नियुक्तियां हो गई, और कुछ विषय
को लेकर के जो संशय था, जिसकी वजह से मामले जो न्यायालय में लंबित रहे और नियुक्तियां नहीं हो पाई, तो उन लोगों की क्या गलती है? वास्तव में मैं भी अगर आपकी जगह पे होता और मैं भी आपकी परिस्थिति में फंसा होता, तो मैं भी यही सोचता कि आखिरकार मैंने भी समान पढ़ाई की, अन्य लोगों के साथ में एग्जामिनेशन दिए, तो मेरी क्या गलती है? और ये सवाल जरूर एक बड़ा सवाल है। वाकई आपकी कोई गलती है नहीं, और अगर एक ही ट्रांजैक्शन में 90% लोगों की नियुक्तियां हुई समान नीति के तहत, तो क्यों नहीं आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। परंतु ये न्यायिक प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत दिया है अपने जजमेंट के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय भी उसको देखेगी, और मैं जरूर किसी न किसी प्रकार से मामले में, चूंकि मैंने पूर्व में बहस किया है और मेरा अपना भी विचार वही था जो आपका विचार है, और राज्य सरकार की जो नीति है उसी के पक्ष में मैंने कहा था। मेरा ये पक्ष ये था कि जब शेड्यूल 5 और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में समान तौर पर और एक साथ चलते हैं, तो जो हमारी नीति है वो गलत क्यों है? लेकिन अब प्रत्यक्ष तो ये है जरूर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि 100% आरक्षण जो है वो नहीं हो सकता है। इंदिरा साहनी के केस का हवाला देकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जरूर कहा है कि 100% आरक्षण किसी भी पद पे राज्य सरकार नहीं कर सकती है, किसी भी नोटिफिकेशन के माध्यम से, और शेड्यूल 5 के नोटिफिकेशन के माध्यम से भी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्धारित किया है वो आज का कानून है। अब इस कानून से या हमारे राज्य के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, हमारे राज्य के स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, इस बारे में नीति का निर्धारण अभी की सरकार करेगी। और यदि सरकार के किसी भी स्तर से, किसी भी रूप में, एक साधारण वकील के रूप में भी यदि मुझसे कोई राय मांगी जाएगी, तो मैं आप सबों को वादा करता हूं कि आप लोगों को भी राय देता रहूंगा, और जो कोई मुझसे इस विषय पे राय मांगेगा तो मैं जरूर अपनी राय दूंगा। फिर एक सवाल आया है रंजीत सिंह यादव जी का, जिन्होंने भी पूछा है कि इस पंचायत सचिव पर आंध्र प्रदेश वाले जजमेंट का कोई असर पड़ेगा क्या? मैंने जवाब आपको दिया है कि जरूर उसका असर जो है वो भविष्य की नियुक्तियों पे पड़ेगा, परंतु जो नियुक्तियां हो चुकी है या जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मेरी समझ में थोड़ी सी राहत की बात जरूर है। बिल्कुल थोड़ी सी राहत की बात तो जरूर है। वो नीति जो बनाई गई थी 2018 में, उस नीति के संबंध में जरूर अब प्रोस्पेक्टिवली कोई अन्य नीति बनानी पड़ेगी राज्य सरकार को। उस तरह की बात जरूर सोच सकते हैं। रिजर्वेशन के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भी कई एक फैसले हैं उच्च न्यायालय के। आप लोगों ने न्यायालय के समक्ष आइए पिटिशंस इत्यादि भी दी है, और इंटरवेंशन काफी सारे गए थे। तो मैं समझता हूं कि अपने अपने अधिवक्ताओं से आप लोग जरूर चर्चा करिए, और इस बारे में आप लोग न्यायालय के समक्ष में अपनी बात जरूर रखने के लिए आप लोग तत्पर रहिए। जजमेंट के पहले एक सुनवाई होगी कि नहीं, और जब सुनवाई होगी तो हम लोगों के फेवर में कौन सा पॉइंट है, जरूर जब ये जजमेंट रिजर्व हो गई है, तो मेरी समझ से इसकी सुनवाई अब दोबारा नहीं होगी। परंतु यदि आपके अधिवक्ता चाहे तो एक पिटीशन लगा सकते हैं न्यायालय के समक्ष में, और पुनः एक बार सुनवाई के लिए जरूर प्रयास किया जा सकता है। उसमें विभिन्न बातों को रखने की बात है, आप लोग अपनी बात फिर से रख सकते हैं, और ये भी बात रखी जा सकती है कि बहुत सारी नियुक्तियां हुई और टीचर्स के मामले में लगभग 90-95% नियुक्ति हो चुकी है। तो आप लोग ये बात जरूर कहिए। अजय कुमार राणा जी फिर से कह रहे हैं कि थोड़ा क्लियर करिए कि कब तक जजमेंट आ सकती है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं
कि जजमेंट अब किसी दिन आ सकती है, परंतु जजमेंट किस दिन आएगी ये कहा नहीं जा सकता है। सुनवाई फिर से होगी कि नहीं, मैंने जवाब आपको दिया कि जरूर एक बार और सुनवाई करने के लिए आग्रह किया जा सकता है न्यायालय से। सारे अधिवक्तागण एकजुट होकर के जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। कुंदन कुमार वर्मा जी कहते हैं कि वो मानसिक रूप से काफी त्रस्त हो चुके हैं, दुखी है। जरूर आप ही नहीं, हम सभी और मैं भी बहुत इस बात से दुखी हूँ कि इतना विलंब हुआ है, परंतु परिस्थितियां ऐसी थी और नियुक्तियां हो ही गई होती। मैंने ऐसा मंतव्य भी दिया था नियुक्तियों को पूरा कर लेने के लिए, पर किसी भी कारण से संयोगवश ये नहीं हो पाया। जजमेंट प्रोस्पेक्टिव होगा कि रिट्रोस्पेक्टिव होगा, विवेक दिव्याकृति जी पूछते हैं। जरूर कोई भी जजमेंट जो होती है कोर्ट की, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि उसकी जजमेंट जो है प्रोस्पेक्टिव होगी और जो नियुक्तियां हुई हैं वो प्रभावित नहीं होंगी। तो मनोज कुमार जी का एक सवाल है, लंबा सा प्रश्न इन्होंने किया है। आंध्र प्रदेश का मामला झारखंड के मामले से पूर्णतः भिन्न नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी विशेष 100% नियुक्ति के बारे में जरूर मैंने आपको कहा है कि 100% रिजर्वेशन किसी भी पद पे अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार या उसके जजमेंट के अनुसार प्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता है और शेड्यूल 5 में भी ऐसा कानून अब नहीं बनाया जा सकेगा। परंतु सवाल आप लोगों का मामला यह है, ऐसा नहीं है। आप लोगों का मामला यह है कि नीति पे स्थगन आदेश अगर अंत में थोड़े समय के लिए रहा और अब भी है, तो जब नियुक्तियों पर और एडवर्टीजमेंट पर या सिलेक्शन प्रोसेस पर या रिजल्ट पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश यदि नहीं पारित था, तो आप लोगों की नियुक्तियां क्यों रोक दी जाए और जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं वो सेव कैसे होगी। मेरे समझ में आप लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहा है और इनकी भी क्लैरिफिकेशन न्यायालय के समक्ष हो सकती है। यदि राज्य सरकार चाहे तो आप लोगों के पक्ष में ये बात न्यायालय के समक्ष रखी जा सकती है कि किसी पद के लिए नियुक्तियां किस प्रकार से नियुक्तियों के लिए एडवर्टीजमेंट निकाले गए और एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू एक लार्ज नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स कर लिए गए। आपकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, उसके कारण वैधानिक नहीं थे बल्कि आधिकारिक कारण थे, ऑफिशियल थे, जिसके लिए आप फॉल्टी नहीं माने जा सकते। तो मैं समझता हूं कि आपको न्याय मिलने की उम्मीद मैं करता हूं। फिर से वही सवाल है, एक सवाल बड़ा बेहतर है, मुझे पसंद आया। जमाल वारसी जी कहते हैं आप रांची कब आइएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद जमाल जी, आपने पूछा। मैं रांची कब आऊँगा, मैं जरूर चाहता हूँ रांची जल्दी से जल्दी आ जाऊँ। इस पूरे लॉकडाउन में मैं जरूर यहीं रह गया और कुछ एक कारण थे और आना भी संभव नहीं था। अब जल्दी आऊँगा। आपको धन्यवाद ये सवाल करने के लिए। आप मेरे बारे में एक व्यक्तिगत सवाल करते हैं। विकास भूषण जी पूछते हैं 3.5 साल का कष्ट है। बिल्कुल ये कष्ट है, इस कष्ट को कोई ना नहीं कर सकता है। जरूर सभी कोई दुखित है, आपके साथ मैं भी दुखित हूँ। जरूर जरूर प्रतुल जी, जरूर। प्रतुल जी आपने बहुत ही बेहतर और मैं समझता हूं कि पूरे जितने भी सवाल आए हैं इन सवालों का एक सार एक सवाल के रूप में आपने पूछा है। आपने ये पूछा है, मैं रिपीट कर दूं बाकी जो सुनने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि आपने मुझे अलग जरिए से ये सवाल किया है। आपने कहा है कि क्या अभी भी जो बची हुई नियुक्तियां हैं वो सरकार कर सकती है, और यदि सरकार ऐसा करना चाहे तो इस बारे में क्या सरकार न्यायालय के समक्ष उचित क्लैरिफिकेशन जा करके ले सकती है कि नहीं। हाँ प्रतुल जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ
कि मेरा स्वयं मत ये था कि एडवर्टीजमेंट पे या इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस पे न्यायालय में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं था। माननीय बेंच ने भी बराबर मौखिक तौर पे कहा था कि नियुक्तियों पे किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं पारित किया गया है। रादर कोर्ट ने यह भी इंडिकेट किया था कि जो नियुक्तियां हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगी। तो मेरे समझ में मेरे मंतव्य के बावजूद, देखिए महाधिवक्ता या कोई अधिवक्ता अपने क्लाइंट को जब मंतव्य अपनी देता है तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मंतव्य दिया जाए उसको मान ही लिया जाए। वो मंतव्य होता है, सिर्फ एक मंतव्य। तो मैं समझता हूं कि मेरे मंतव्य के आधार पर कार्रवाई फर्दर नहीं की गई या कोई और विचार रहा होगा और आधिकारिक तौर पे फाइलों पे निर्णय नहीं हो पाया, परंतु मेरा स्वयं मत ये था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के पूर्व ही मैंने अपना मंतव्य दिया था और बहुत पहले। तो यदि सरकार चाहती तो उस आधार पे आगे बढ़ा जा सकता था, नियुक्तियां दी जा सकती थी। और यदि किसी भी कारणवश यदि डिसीजन नहीं भी हो पाया है तो उचित क्लैरिफिकेशन जरूर लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की ओर से एक पूरा का पूरा डिटेल, पूरा विषय रखना चाहिए न्यायालय के समक्ष में कि इस नीति के आधार पर इतनी नियुक्तियां की गई और इतनी नियुक्तियों को करने के लिए एडवर्टीजमेंट इशू हुए। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के पूर्व क्या क्या कार्रवाई कर ली गई थी। एडवर्टीजमेंट हुए, एप्लीकेशंस आए, एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी हुई, एडमिट कार्ड इशू हुआ, एग्जामिनेशन हुए, कई एक एग्जामिनेशंस के बाद इंटरव्यू हुए, फाइनल लिस्ट प्रिपेयर हो गया। तो इन सभी विषयों को एक समेकित तौर पर जरूर रखना होगा राज्य सरकार को। यदि राज्य सरकार चाहती है हमारे बच्चों का भला तो जरूर राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए होगा और राज्य सरकार इसको लेकर के फाइट करे। देखिए, मैं अपनी बड़ाई जरूर नहीं करता हूं, लेकिन न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष और इन बच्चों का पक्ष मैंने बहुत ही मजबूती से रखा। नहीं सिर्फ एक विषय पे, परंतु जितने तरह के विषय आए मैंने बेबाक और बेधड़क निडर भावना से अपना पक्ष जो है, न्यायिक पक्ष जो है, मैंने महाधिवक्ता के रूप में करने का जरूर प्रयास किया था। और मैं समझता हूं कि ये मामला यदि सफल होता तो मेरा पूरा का पूरा टेन्योर मैं समझता हूं कि सफलतम कहा जा सकता था। परंतु ये एक कमी रह गई। मैं कहूंगा कि चुनाव इत्यादि आए और मेरे मंतव्य के बावजूद इन बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ। तो बात तो है जरूर कि अब तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आ गया है और इस निर्णय के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो मैं इस पद पे भी नहीं हूँ कि कुछ वादा करूँ या कुछ कर पाऊंगा। जरूर एज अ प्राइवेट लॉयर, एज अ सीनियर एडवोकेट जो मैं उच्च न्यायालय का हूँ, और जब भी इन बच्चों को जरूरत पड़े तो जरूर मैं इनको मंतव्य दूंगा, इनको विचार दूंगा। परंतु मैं इनको शुभकामना दे सकता हूं और आपने जैसा पूछा है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो जरूर इस मामले में क्लैरिफिकेशन के लिए अभी भी जा सकती है और ये स्पष्ट तौर पे बता सकती है कि हाई स्कूल के टीचर्स की नियुक्ति के मामले में, शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में लगभग 95% नियुक्तियां हो चुकी है और सिर्फ 5% की संख्या में जो बच्चे हैं वो मरहूम है, उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई विलंब के कारण, कंफ्यूजन्स के कारण। पंचायत सचिव के पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई, जबकि साथ में एग्जामिनेशंस या लगभग एक ही कालावधि में सारे एडवर्टीजमेंट्स हुए थे और सारे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुए थे। तो ये विलंब तो नाजायज है जरूर, परंतु मैं जरूर कहूंगा कि वर्तमान सरकार की मंशा भी स्पष्ट है और वो भी चाहती है कि इन बच्चों के साथ न्याय हो। मैं समझता हूं तो जरूर न्यायालय में जाकर के इनके पक्ष को बहुत ही मजबूती से रखने की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूं चंदन कुमार रंजन जी हैं, ये भी यही कह रहे हैं
कि 3 साल से हम लोग परेशान हैं, परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, सरकार और विभाग के द्वारा बनाया गया। विकास भूषण जी कहते हैं हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। अजय कुमार राणा जी कहते हैं, देवराज बाबा तकलीफ की बात ही कहते हैं, राजनीति क्यों किया जा रहा है। मैं इन सभी विषयों को मैं एक ही साथ में जवाब दूंगा कि राजनीति की कोई बात नहीं है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्धारित कर दिया है कि 100% आरक्षण नहीं किया जा सकता है और शेड्यूल 5 में भी इस तरह का यदि कानून जैसा कि आंध्र प्रदेश में लाया गया था वो पोषणीय नहीं है, जायज नहीं कहा जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार को वर्तमान नियुक्तियों के संबंध में एक अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी और न्यायालय के समक्ष ये बात रखनी पड़ेगी कि नियुक्तियां यदि 95% कर दी गई और 5% बच्चे यदि रह गए बाहर किसी और पद के लिए ऑफ कोर्स, और पंचायत सचिवों के पद पे नियुक्तियों की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, तो ऐसा क्यों है